हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। ये हमारा ही एग्ज़ाम है, हम सभी का एग्ज़ाम है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन डे रिवीजन क्लास। एक दिन पहले हम उन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको देखने हैं तो वीडियो हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने से कोई भी क्वेश्चन होगा, कितना भी जटिल हो, कितना भी कठिन हो, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब वन डे रिवीजन क्लास है तो हम सबसे पहले प्लानिंग पर जाएंगे। प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है, यानी योजना बनाना। खेलों में योजना क्यों ज़रूरी है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, या योजनाओं से क्या, स्पोर्ट्स में क्या फ़ायदे हैं? स्पोर्ट्स में योजना बनाने से हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर गोल को हम आसानी से पहुंच सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप समझिएगा, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले में, पूर्व में ही आपको डिसाइड कर लेना है व्हाट इज़ टू बी परफॉर्म्ड, क्या परफॉर्म करना है, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाई हुम इट इज़ टू बी परफॉर्म। अब किसके द्वारा इसको डन किया जाना, ये भी जो महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे। अब प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स, इसमें ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके। हम कुछ मेन यानी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे। नेसेसरी प्रेशर जो आपके ऊपर पड़ रहा हो, वो सारे प्रेशर्स आप कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं। और एट अ टाइम आप सारी जो एक्टिविटी है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हम चांसेस ऑफ मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स होने वाली, गलतियां होने वाली हैं, गलतियां होना ज़रूरी है। अब उनको कम कैसे किया जाना है, ज़रूरी है। किसी भी आयोजन में, किसी भी स्पोर्ट एथलीट कंपटीशन हो या कोई भी ऐसा कंपटीशन हो, उसमें मिस्टेक्स तो होती हैं। हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, दक्षता भी बढ़ जाती है। कोई इवेंट्स हम करा रहे हो, हम पहले से प्लान करके चलें कि ये इवेंट इस प्रकार से होना है, तो हम उसमें अच्छा कंट्रोल कर से पाते हैं, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होता है और हमारी परफॉर्मेंस भी इन्हेंस होती है। हमारी प्रदर्शन, एक स्पोर्ट पर्सन के लिए उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बढ़ती है। अब यहाँ पे समझिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है वो कमिटीज़ का है। कमिटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। अब समझिएगा, सबसे पहले जो कमेटी, इसमें सबसे पहले बनती है कमेटी, यानी प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट वाला जो क्वेश्चन होगा। प्री मतलब पहले, पूर्व में, तो पूर्व में क्या होना चाहिए? एडवर्टाइज होना चाहिए, प्रचार प्रसार हो खूब ज़्यादा। ये टूर्नामेंट होने वाला है इसलिए तो एडवर्टाइज हो, वेन्यू का, डेट का, और कब होना है, कैसे होना है, क्या रूल्स होंगे, ये पहले एडवर्टाइज हो ताकि लोग आ सके। दूसरी देखिए, एक और कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट में आने जाने की, ऑफिसर्स को कैसे आना है, गेस्ट को कैसे आना है, उसको कहाँ पे ठहरना है, ये व्यवस्था ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है। ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी, ये ड्यूरिंग की कमेटी का काम है। अब ग्राउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ग्राउंड बना है नहीं बना है, लेन्स बनी है, जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं कि नहीं है। फिर अगले देखिए कुछ और भी, जैसे एंटरटेनमेंट कमेटी, ठीक है, रिस्पेसमेंट कमेटी, और भी बहुत सारी कमेटी हैं। वेलकम कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, है ना, वेलकम करने के लिए गेस्ट का ये काम करती है। इसके बाद देखिए, एंट्री करने के लिए जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसकी लिस्टिंग करनी कैसे कैसे। और फ्रेशर्स कमेटीज़ तो बहुत ही आसान है, आप एक बार देख लें। अनाउंसमेंट कमेटी, ये भी ड्यूरिंग में काम करती है, यानी अनाउंस करना कौन कौन सा इवेंट चल रहा है, कौन विजेता हुआ। फर्स्ट एड कमेटी, ये इसमें प्रॉपर डॉक्टर होते हैं जो इंजर्ड पर्सन को और या अफेक्टेड पर्सन को, एथलीट को ट्रीट करते हैं। फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस बजट को कंट्रोल करना और कहाँ वहाँ खर्च करना है उसका हिसाब किताब रखना। बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी, खाने पीने की व्यवस्था, आवास और खाने पीने की व्यवस्था का काम करती है। डेकोरेशन, डेकोरेशन कमेटी करती है, डेकोरेट करती है। साजो सज्जा का काम, स्टेडियम में किस तरीके से सजावट होनी चाहिए ताकि लोग उसको देख के प्रभावित हों। और जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही अच्छा उत्सव होता है, तो उसको और भी अच्छे से मनाने के लिए काम करते हैं। तो कमेटियों के काम इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट, जैसे कि मैंने बताया था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले प्री मीटिंग का मतलब, प्री मीट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले,
अब बजट का तैयार होना बहुत ज़रूरी, पहले का काम है ये। वेन्यू डेट, जैसा कि मैंने बताया था, अनाउंसमेंट कमेटी, बजट तो सबसे पहले ही चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग में समझ लेते हैं, ड्यूरिंग के मैदान में क्या क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड सीट्स ये सारे होने चाहिए, इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं प्रॉपर ड्यूरिंग में। पोस्ट बाद में, अब बाद में जो बिल्स हैं, वो जो बिल है उनको पेड करना, सही साथ में उनको प्राइज के साथ सर्टिफिकेट देना, ठीक है। फिर चीफ गेस्ट को मेमेंटो देना उनका जो भी है, और मीडिया को आखिरी में इंफॉर्मेशन देना रिजल्ट का। ये सब पोस्ट बाद के काम हैं, ठीक है। और देखा जाए तो जो प्लेयर्स आए हैं उनको गंतव्य अपने स्थान तक पहुंचाने के लिए, जहां से वो आए हैं, उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट कमेटी लास्ट तक वर्क करती है। तो पोस्ट यानी मीट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रांसपोर्ट का भी काम होता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का मतलब, अब मैंने बताया था, टूर्नामेंट एक तरीके की सीरीज है। अंततः एक ही टीम जीतती है, बाकी टीमें क्या हो जाती हैं, आउट हो जाती हैं, एक ही विनर होता है। टूर्नामेंट इज द सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स, एक श्रृंखला है स्पोर्ट्स की, जिसमें विच ए टीम फाइनली विंस, एक टीम जीतती है और रेस्ट ऑफ द टीम लूज द मैच, जो बाकी टीमें हार जाती हैं। और इसमें क्या हम एक तरीके से देखें कि एक तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम विनर को ढूंढते हैं, जो विनर हैं, जो लास्ट तक हम ये डिसाइड करने के लिए हम मैचेस कराते हैं। तो टूर्नामेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये 4 तरीके के होते हैं। एक नॉकआउट, जिसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, और ओलंपिक टाइप ऑफ टूर्नामेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ओलंपिक गेम इस पे ही खेले जाते हैं। अब नॉकआउट टूर्नामेंट की क्या विशेषता है? नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, टीम एक बार अगर हार जाती है तो सीधे एलिमिनेट हो जाएगी टूर्नामेंट से। जैसे मैंने एक फ्रिक्शन बना रहा हूँ आपके सामने, 1 2 3 4 टीम से, और अगर कोई टीम जीती, वो नेक्स्ट राउंड में हारी, तो सीधे एलिमिनेट हो गई टूर्नामेंट से, ठीक है। बस इसके एडवांटेज में आप समझिएगा, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी विशेषताएं ये है कि इसमें जो है ऑफिसर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है ना। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड, प्लेस, पैसा, सबकी बचत है, टाइम कम लगता है। और स्पोर्ट्स में आजकल दिखे जैसे मैचेस आ गए जिसमें फटाफट फैसले होते हैं, तो कुछ लोगों को ये भी अच्छा लगता है कि स्पोर्ट्स में ऐसा होता है। अब देखिए कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि क्या होता है, अच्छी टीम कभी कभी निकल जाती है बाई लक, अगर हार गई वो, फिर वीक टीम्स फाइनल में इंटर कर जाती है, ये भी एक देखा डिसएडवांटेज। स्पेक्टेटर्स माइंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और जो उनके प्रशंसक हैं वो कभी कभी जो रुचि है गेम में यानी इस टूर्नामेंट्स में, वो हटाने लगते हैं, क्योंकि उनकी फेवरेट टीम होगी उसके प्रशंसक भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब हम लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं। लीग, उसको राउंड रॉबिन भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है राउंड रॉबिन या फिर आपसे पूछता है लीग, वो दोनों एक ही हैं, यानी लीग का सेकंड नाम है राउंड रॉबिन। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, जिसको चलते हैं मिस्टर बर्गर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे अब अगर अगर आपसे पूछे मिस्टर बर्गर सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से रिलेटेड है। ये 2 तरीके के होते हैं, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग का मतलब समझिएगा, हर टीम एक मैच खेलती है हर एक से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल, ये 1 2 के साथ एक मैच, 1 3 के साथ एक मैच, और 1 4 के साथ भी एक मैच, जैसे स्टेयर केस मेथड में होता है ना। इस तरह सिंगल लीग है। अब इसमें फॉर्मूला जहाँ से इसमें लिखा नहीं है सिंगल लीग का, 1 1 n n-1/2, ठीक है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम, -1, जैसे 5 टीमें हों तो 5 यहाँ पे लिखिए, n-1 अब यहाँ पे लिख देंगे, n-1 4, और जब हम करेंगे तो टोटल मैचेस निकल आएंगे यहाँ पे 10। इस तरीके से ये सॉल्व होता है, ठीक है, ये समझ गए होंगे। डबल लीग में क्या है, डबल लीग का फॉर्मूला यहाँ पे n-1, ठीक है, ये डबल लीग का फॉर्मूला है। तो सिंगल लीग और डबल लीग 2 तरीके के राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होते हैं। सिंगल लीग में एक टीम एक बार खेलती है, और डबल लीग में 2 बार खेलती है, ट्वाइस टाइम खेलती है। यही इसमें लिखा है, एक बार पढ़ लेंगे आप, जैसा कि मैंने बताया है, तो ऐसे ही होता है। अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें लीग में। लीग के एडवांटेज क्या हैं, ठीक है। लीग के एडवांटेज ये हैं कि इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से मिलती हैं, तो विनर ही टीम उसमें जीतेगी, अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मिलेगी, हर टीम को मौके मिलेंगे बार बार, ठीक है, खेलने के, तो वो उसको अपनी जो भी स्किल्स है वो दिखाने का मौका मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो जो ऑफिसर्स हैं उनको डिसाइड करने में, विनर्स डिसाइड करने में वो सरलता रहती है। देखिए और गेमों में क्या होता है कि बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। इस पे बात, ये पॉपुलर गेम है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे डिसाइड होता है, लेकिन
परफेक्ट होते हैं और इसमें जो डिजर्व करती है टीम वही जीतती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें पैसा बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है, ऑफिसर्स बहुत लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा इसको डिसएडवांटेज की तरफ ले जाती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नॉकआउट, अगर एज अ प्लेयर अगर आपको टूर्नामेंट खेलने का मौका मिले तो वो नॉकआउट खेलेंगे या फिर लीग? तो मेरे हिसाब से एक प्लेयर यही करेगा कि मुझे चाहिए लीग टूर्नामेंट, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कोई एक फाइनेंसर है, फाइनेंसर के हिसाब से देखें तो देखा जाए तो नॉकआउट, ये कम समय में हो, फाइनेंस कम करना पड़ेगा, पैसे कम लगाने पड़ेंगे। अब हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की तरफ बढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ये थर्ड टाइप ऑफ टूर्नामेंट है जो हमेशा मैचेस कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है वो कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ नॉकआउट कम नॉकआउट, ये देखिए 4 हैं इसके 4 पार्ट होते हैं। नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट वहाँ खोले हो जाते हैं जहाँ पे ग्रुप या जोनल पे मैच खेले जाते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट रिफर्स टू द टूर्नामेंट दैट आर हेल्ड व्हेन द मैचेस आर बी प्लेड ऑन ग्रुप बेसिस और जोनल बेसिस। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर ये चार हम लोग लगातार जोन बना देते हैं, ए बी सी और डी। तो इनके बीच जो मैच होगा तो पहले जो जोन का विनर हो, मान लीजिए XYZ कोई भी जुटा, मान लीजिए वहाँ से 1 टीम जीती, यहाँ से 2 टीम जीती, हर जोन से एक एक टीम जीती, उनके बीच जो मैच होते हैं उसको बोलते हैं इंटर जोन, है ना। इनके बीच मान लीजिए मैच हो गया तो इसको बोलेंगे इंटर जोन। हर जोन से एक एक मैच टीम जीत के आई, उनके बीच मैच हो गया तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और इसके 4 पार्ट हैं, आपको याद रखने हैं। नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट। अब देखिए, अब इसमें मेन है कि आगे के फिक्सचर की तरफ जाएंगे। अब फिक्सचर की बात कर रहा है, फिक्सचर कैसे बनाए, प्रोसीजर था फिक्सचर। अब फिक्सचर बनाने का एक ऑर्डर है जिसमें क्या कहते हैं, फिक्सचर प्रोसीजर था अरेंजिंग द टीम्स इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। फिक्सचर क्या है, टीमों को सिस्टमेटिक ढंग से रखना है। जैसे 4 टीमें हैं तो सिस्टम से रखना, 1 2 3 4, ये है फिक्सचर, ठीक है। नॉकआउट में फिक्सचर्स बनाए जाते हैं। अब देखिए नॉकआउट के फिक्सचर्स के लिए कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे कि पहले आपको टीम पता होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, फिर बाई निकालना, फिर देखिए बाई निकालना के बाद हाफ क्वार्टर में बदलना या हाफ में बदलना, ईच हाफ में टीम्स को हाफ हाफ में, जैसे 10 टीम है तो 5 5 में, इस तरीके से हाफ में करना है, ठीक है। फिर बाई निकालना है, फिर राउंड निकालने हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, फिर उसको फिक्स करना है और लास्ट तक उसको बताना है कि कौन विनर है। अच्छा, नॉकआउट में मैच निकालने का, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का क्या फार्मूला है? मैचेस कैसे हैं, जैसे 16 टीमें हैं तो एक माइनस कर दिए 15, n-1 फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ राउंड निकालने का फार्मूला कैसे होता है, नंबर ऑफ राउंड हम कैसे लिखाते हैं? देखिए यहाँ पे 2 के पावर से हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 के, जैसे मान लीजिए 10 टीम है तो 2 के पावर में हम कैसे देखेंगे, 2 4, अभी भी कम है क्योंकि हमको 10 से ज़्यादा जाना है। 10 टीम्स है ना, टोटल टीम कितनी है, 10, मैंने अभी बताया टोटल टीम 10, तो 2 4 8, ठीक है। अब 8 भी कम है तो हम क्या क्या करेंगे, 16, 2 के पावर में बढ़ रहे हैं, 2 4 8 16 32 64, तो ये हो गया। तो राउंड यही होंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टीम 4। अगर मान लीजिए मान लीजिए टीम 16 होती तो राउंड कितने हो जाते हैं, तो 2 4 8 और 16। अब 16 है तो हम 16 तक ही जाएंगे, ठीक है। तो राउंड यहाँ पे हो जाएंगे 4, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप राउंड निकालने का क्या तरीका है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ टीम नॉट इन अ पावर ऑफ 2, नंबर ऑफ राउंड विल बी इक्वल टू द नेक्स्ट पावर ऑफ 2। अब यहाँ पे अगर कह रहा है कि अगर इक्वल होता तो 2 4, जैसे अगर मान लीजिए 4 टीमें होती तो 2 ही राउंड, है ना। अगर कह रहा है 8 टीमें होती तो 3 राउंड, अगर 16 टीमें होती तो 4 राउंड, अगर वही 17 टीमें होती तो फिर हमको ज़्यादा जाना पड़ता, यानी 5 राउंड। इस तरीके से हाफ हाफ में बदल के, अगर मान लीजिए इवन नंबर टीम है तो n हाफ कैसे डिवाइड करते हैं, n/2। अगर ऑड नंबर है तो n+1/2, और अगर लोअर हाफ में डिवाइड करना है तो n-1/2, ठीक है। ये क्वार्टर अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करने का मेथड है, ठीक है। अब बाई देने का क्या है फंडा, बाई क्यों दी जाती है? बाई एक तरीके से एडवांटेज दिया जाता है टीम को, टीम जो है फर्स्ट राउंड ना खेल के सेकेंड राउंड में चली जाए। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि टीमों में जो बैलेंस हो सके। जब मान लीजिए
अगर मान लीजिए 4 टीमें हैं तो उनके बीच मैच आसानी से हो सकता है क्योंकि 2 के पावर में है। लेकिन वहीं अगर 5 होता तो फिर ये टीम को कहाँ जाना देखना पड़ेगा, ये टीम को नेक्स्ट राउंड में, और इसी को बोलते हैं बाई, और बाई हमेशा फर्स्ट राउंड में ही दिया जाता है। ठीक है, 2 के पावर में है तब तो ठीक है। अब बाई देने का जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो एग्जाम्पल को समझे। मान लीजिए 11 टीमें हैं तो अब क्या कह रहा है कि बाई निकालें। ठीक है, तो 11 टीमें हैं तो हम बाई कैसे निकालेंगे 11 टीमों में, तो 2 का हम देखेंगे, 2 से मैक्सिमम में जाना है, 2 के पावर में, 2 4 अभी भी कम है, 8 और 16 माने से 11 कर देंगे तो 5 बाई आ जाएंगी, जैसा कि इसमें पता है। तो 5 आंसर आ गया, ये देखिए। अगर वहीं मान लीजिए 12 होता तो भी हम 16 से ही माइनस करते। क्यों करते? क्योंकि 2 की पावर में मैक्सिमम 2 की पावर नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीम, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम। तो 12 टीमें थी तो 16 माइनस 12 यानी 4 बचती। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब बाई देने का तरीका, बाई अपर हाफ और लोअर हाफ में दी जाती है। तो फर्स्ट बाई किसको दी जाती है? लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। ठीक है, पहली बाई। दूसरी बाई फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। थर्ड बाई फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। और फोर्थ बाई लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसीजर कॉन्टिन्यूसली फॉलोड होता है बार बार। ये एक प्रोसीजर है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रोसीजर भी पूछ लिया जाता है। अब पूछेगा सीडेड क्या है, सीडिंग क्या है, सीडिंग मेथड क्या है। सीडिंग मेथड में क्या होता है, जैसे कि कुछ स्ट्रांग टीमें एलिमिनेट हो जाती हैं पहले ही राउंड में, नॉकआउट में देखा गया है। तो क्या किया गया, उनको जो शुरुआती राउंड होते हैं उसमें ना खिला के उनको ऐसी जगह पे सेट किया जाता है, अप्रोप्रिएट जगह पे, उचित जगह पे, जैसे आसानी से वो उन अच्छी टीमों से भिड़ पाएँ। कभी कभी क्या होता है, अच्छी टीमें हार जाती हैं तो उनको सेटबैक लग जाने का खतरा होता है। सेटबैक मतलब उनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस उनकी टीम का लूज़ हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए उनको पहले राउंड ना खिला के सीधे एक अच्छी जगह पे, जहाँ पे सूटेबल जगह पे, जहाँ पे वो अच्छी टीमों से भिड़ेंगे। अब देखिए फिक्स इसको में क्या करते हैं, यहाँ भी 2 के पावर से ही इसको सेट करते हैं। फिक्सिंग देने का तरीका ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्पेशल सीडेड। स्पेशल सीडेड में क्या होता है, टीम कहाँ पर, इसके बाद सीडेड के बाद स्पेशल, इसमें क्या होता है, टीम सीधे कहाँ पहुँच जाती है, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में। बस सिंपल है वेरी। अब इसमें देखिए लीग के फिक्सर्स में देखिए एक है स्टेयर केस और साइकिलिंग। टेबुलर मेथड हमारे में नहीं है, तो ये 2 तरीके फिक्सर है। अब स्टेयर केस मेथड में आप वीडियो देखेंगे, स्टेयर केस का मेथड मैंने बताया है, वीडियो में देख सकते हैं। एक मैंने वीडियो इससे बनाया है, कल ही इसका वीडियो बनाया है मैंने। ड्रॉ एक्सेक्शन 9 टीम, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टीम निकाली इसमें पहले, फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जैसे कि ये सिंगल लीग है तो NN-1.2, इसमें 36। ठीक है, 36 में से, और इस तरीके से ड्रॉ फिक्शन बनाए। इसमें करते क्या है, मान लीजिए 9 टीमें थी तो हम ये बनाएंगे पहले ब्लॉक्स 8, एक कम बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक आपको बना लेना है, फिर 2 एक बार बना लेना है, फिर 3 एक बार बना लेना है, फिर 4 एक एक कम करके 5 6 7, और फिर 8 लास्ट में। और फिर ऊपर से 2 3 4 5 6 7 8 9, जिस तरीके से देख सकते हैं। फिर नीचे वाले स्टेयर में इस तरीके से ये लगातार, फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 5 6 7 8, इस तरीके से बनाया जाता है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में बताया। अब साइकिलिंग मेथड भी है। साइकिलिंग मेथड में क्या होता है, अगर इवन नंबर टीम है, जैसे मान लीजिए इवन नंबर टीम है, तो मैचेस निकालने का फॉर्मूला वही मैंने बताया था, एन। देखिए इवन और ऑड से मतलब है मैचेस निकालने का जो फॉर्मूला है वही है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। -1 है, सॉरी, NN-1/2। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 टीम है तो मैचेस कितने होंगे, NN-1/2। तो n का मतलब यहाँ 6 है, और ये हो गया n-1 यानी 5, ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। यहाँ पे इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 15। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा जो राउंड वाली बात है, यहाँ पे कभी कभी राउंड पूछ लेते हैं। तो मान लीजिए 6 इवन नंबर टीम है तो एक माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं ऑड नंबर टीम होती, यानी जैसे 5 है तो राउंड 5 ही होंगे, एन ही हो जाएगा फॉर्मूला। बस इतना याद रखना है कि इवन नंबर अगर टीम है, इवन का मतलब जैसे 2 से कटने वाली टीम है, जैसे 2 से विभाजित हो जाने, 2 4 6, ये अगर टीम है तो n-1। ठीक है, 6 टीमें थी, अगर 5 होगी तो फॉर्मूला राउंड निकालेगा n है, ओनली n, यानी टोटल नंबर ऑफ टीम। अब मैचेस निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, सिंगल लीग में NN-1/2। अब यहाँ पे देखिए n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ टीम 5, तो 5 -4 हो जाता है यहाँ पे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10, यहाँ पे सीधा सीधा 10 आ गया।
तो ये 10 यहाँ पे लिख दिया। और इस तरह से ये राउंड करते ही चला जाता है। पहली टीम अपनी जगह पे रहती है, बाकी ये ऐसे हर बार एक एक चेन बढ़ती जाए। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो परसेंटेज डिसाइड किया जाता है वो कैसे है, तो दो तरीके के मेथड है, एक ब्रिटिश मेथड है और एक अमेरिकन मेथड है। ब्रिटिश मेथड में क्या किया जाता है, जीतने पे 2 पॉइंट दिए जाते हैं। देखिए ब्रिटिश मेथड विन होने पे कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, लूज़ होने पे 0 और ड्रॉ होने पर 1। ठीक है, मान लीजिए किसी टीम ने 5 मैच जीते तो, और एक मैच जो है वो हारा, और एक मैच मान लीजिए ड्रॉ कर गया। ठीक है, तो विन होने पे उसको 10, विन होने पे उसे कितने मिलेंगे, तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो 10 पॉइंट हो गए। लूज़ होने पे उसे 0 मिलेगा और ड्रॉ होने पे 1 पॉइंट, तो उसे 11 मिले टोटल, है ना, इस तरीके से। और बेसिकली अगर देखा जाए तो उसको कुल कितने पॉइंट्स मिल सकते थे, ठीक है, कुल कितने मिल सकते थे, 5, 6, 7 मैच उस होले तो 14 मैच मिल सकते थे उसको पॉइंट। उसको मिले कितने, 11। ठीक है, एक 5 जीतने के और 1 ड्रॉ होने के, और उसको हम 100 से निकाल लेंगे, बस इसको 100 में कैलकुलेट कर लेंगे। यही उसने कहा है कि वॉन कितने जीते हैं और कितने खेले, और 100 से परसेंटेज निकाल लिया जाता है। ये एक मेथड है, इसको ब्रिटिश मेथड के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। अगला जो टॉपिक है इसमें देखें, स्पोर्ट और न्यूट्रिशंस। स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशंस में हमको सबसे पहले समझिएगा, स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशंस में ये जो न्यूट्रिशंस है, इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट कहते किसको हैं, बैलेंस डाइट जिसमें सारे भी जितने भी सारे कंटेंट्स हों वो प्रॉपर इसमें हों, मात्रा में। यानी कि अब हम कह सकते हैं इसको हेल्दी डाइट। क्या कह सकते हैं, बैलेंस डाइट को हेल्दी डाइट। अब समझिएगा, हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट इज अ डाइट द कंटेन्स द ऑल अमाउंट ऑफ द कंटेन्स द राइट अमाउंट्स, यानी कि जितने भी कंटेंट्स हों वो राइट अमाउंट में हों। मेरी बात समझ गए होंगे। द हेल्दी फूड या बोले बैलेंस फूड डाइट इज डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द फूड्स। जितने भी फूड्स हों उनका सही अनुपात में उनका प्रतिशत होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन है, हम कार्बोहाइड्रेट बोले, मिनरल्स बोले, फैट बोले, विटामिन बोले, ये सारे हों, ये कि हमारे ग्रोथ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे। अच्छा, अब मान लीजिए बैलेंस डाइट में हम डाइट की बात करें, डाइट का मतलब सिंपल ही होता है जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उसमें कितना और कितना प्रतिशत जो है न्यूट्रिशंस हैं या कितने पोषक तत्व हैं, इससे मतलब नहीं है। द फूड विच वी ईट इट दिस नोन एज डाइट। द फूड विच वी ईट इज नोन एज डाइट। जो भी हम खाते हैं वो डाइट है। तो आप बात समझ गए होंगे कि ये डाइट का मतलब क्या है, सारे कंटेंट सही मात्रा में हो, बस ये डाइट है। अब इसमें लिखे हैं मैक्रो लिखा है, मैक्रो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। आपसे पूछेगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 होता है, जो कि एनर्जी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एनर्जी का प्रमुख स्रोत है। ये देखिए, ये 2 तरीके के होते हैं, आप सभी को पता होगा। ये 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, एक सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल टेस्ट में मीठे होते हैं, कॉम्प्लेक्स उतने मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, मीठे नहीं होते हैं, सॉरी, ये मीठे होते हैं सिंपल वाले, और ये मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें जैसे शुगर फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज हो गया, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे इसमें क्या है, स्टार्च है, ये मीठे नहीं होते। तो एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिंपल वालों को, क्योंकि ये टेस्ट में मीठे होते हैं और ये बहुत। अब प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर भी होता है। ठीक है, ये डाइजेस्ट सिस्टम के लिए किस तरीके से वर्क करते हैं, अमीनो एसिड्स के थ्रू। ठीक है, अब इनकी जो रिक्वायरमेंट कैसे होती है, बॉडी को 9 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होता है, टोटल होते हैं 23, जो कि बॉडी के अंदर रिपेयर करते हैं टिश्यूज़ को, बैलेंस करते हैं, है ना, किसका, रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद न्यू टिश्यूज़ को बनाते हैं, देखें क्रिएट करते हैं, ब्लड मसल्स को क्रिएट करने का वर्क करते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली कितना चाहिए हमें, every body requires only 0.36 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.36 चाहिए पर ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए फैट की बात करें तो फैट के अंदर 76 क्या होता है,
76 कार्बन होता है, और इसके बाद ऑक्सीजन 12 है, हाइड्रोजन भी 12 है। ये इस तरीके से आप समझ रहे हैं। अब फैट करता क्या है, बॉडी को वार्म रखने में, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी महत्वपूर्ण है। इसके सोर्सेस आप जानते ही हैं, जैसे ऑयल हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, ये सारे चीज़ें हैं। देखिए अब आ गया माइक्रो। माइक्रो के अंदर 2 ही कंटेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को कम मात्रा में होती है, जैसे विटामिन। अब विटामिन क्या है, विटामिन एक तरीके के केमिकल हैं जो हमको डिसीज़ फ्री रखने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं डिसीज। अब इसके 2 ग्रुप होते हैं, एक फैट सोलुबल, एक वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल में विटामिन कौन सी हैं, ठीक है, विटामिन ए है, फैट सोलुबल में ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये फैट सोलुबल है, ए डी ई के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए विटामिन ए के बारे में लिखा है। मैक्यूलम थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1913 में, 1913 में। अब इससे होने वाला रोग कौन है, कौन सा डिसीज़ है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कम दिखना। ये एक तरीके की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। इससे इसका रिच सोर्स है। अब विटामिन डी की बात कर लें, फैट सोलुबल की बात हो रही है। फैट सोलुबल जो विटामिन है, विटामिन डी जो है, ये जाहिर सी बात है, इससे हमारी जो बोन्स हैं या टीथ बोले, वो स्ट्रांग होते हैं। तो ये एक तरीके का निर्माण करना, स्ट्रांग करना बोन्स का और टीथ का, ये काम है इनका। विटामिन ई की तरफ जाएंगे। विटामिन ई कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर फर्टिलिटी की जो कमी है उनको दूर करती है, इनफर्टिलिटी की जो कमी है उसको दूर करती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात ग्रोथ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता में कमी वो देखी जाती है। विटामिन की क्लॉट ब्लड, ठीक है, ये द मेन फंक्शन ऑफ टू क्लॉट ब्लड्स टू प्रिवेंट एक्सट्रू ब्लीडिंग। और यहाँ पे आप समझिएगा, जो विटामिन ई है, इसकी कमी से क्या होता है, अगर ये कमी है तो रक्त स्त्राव हो, यानी ब्लड जब बहने लगता है तो वो रुकता नहीं, उसका थक्का नहीं बनता है, वो बहता रहता है। ये काफ़ी खतरनाक है। ये कमी होने, इस विटामिन की कमी से, यानी विटामिन के की कमी से ये देखा गया है। ठीक है, इसकी बेशक मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है टोमेटोज़ में, है ना, और बीज में होती है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। अब बात कर लेते हैं वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं। देखिए बी और सी, देखिए बी और सी है। अब विटामिन बी जो है उसके देखिए बहुत सारे, जैसे बेरी यहाँ पे देख सकते हैं, थायमीन B1 को बोलते हैं। थायमीन आपसे ज़्यादा पूछा गया, B1 का क्या नाम है, थायमीन, B2 का क्या नाम, राइबोफ्लाविन, B3 का क्या नाम है, नाइसिन, B5 का है पेंटोथेनिक, फिर देखिए नॉनिक। इस तरीके से इनके नाम हैं, एक बार देख लीजिएगा सोर्सेज भी। तो B12 देखिए एनीमिया जैसे होने वाला रोग है, इससे इस तरीके से सबके अलग अलग दिए गए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। अब बी के बाद सी विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड के, ये भी वाटर सोलुबल विटामिन है। ठीक है, ये बेसिकली इसका मुख्य सोर्स आपको पता है, खट्टी चीज़ों में है, जैसे लेमन हुआ, आपका ग्रेप्स हुआ, ऑरेंज हुआ, इनमें पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स जो है मैक्रो मिनरल्स है। मैक्रो मिनरल्स में कौन से हैं, मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, मैक्रो में जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, पोटेशियम, सोडियम, देख सकते हैं आप, और इसके बाद मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। अब माइक्रो में जाएं तो माइक्रो में आयोडीन है, आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, फ्लोरीन है। इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को कम है। अब न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की तरफ जाएंगे। न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव, जिनमें हमें, जिस डाइट से हमें एनर्जी मिले, जिनसे हमें एनर्जी मिले, वो प्रोडक्ट क्या है, वो है न्यूट्रिटिव, और जिनसे एनर्जी ना मिले वो है नॉन न्यूट्रिटिव। ये एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नॉन न्यूट्रिटिव, जिनसे एनर्जी ना मिले। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं जिस न्यूट्रिटिव में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे प्रोटीन्स, ये सारे कितने हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे हैं। इनमें सब में हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसलिए 1 2 3 4 5, ये 5 ही हैं
न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट देख सकते हैं आप, रेफेज है जिसको फाइबर बोलते हैं, वाटर भी है, वाटर भी है जिससे हमको कोई भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती है। फिर इसके बाद देखिए प्लांट हैं, कलर कंपाउंड हैं, फ्लेवर्स हैं, ठीक है। फिर ये कुछ हैं, ये ऐसे हैं जिनसे हमें कोई भी एनर्जी नहीं प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं ये संदेह में रहते हैं कि इनसे हमें एनर्जी मिलती है नहीं। तो ये है सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हेल्दी वेट। हेल्दी वेट कौन सा है? जैसे हेल्दी वेट का मतलब है जिनका BMI, जो BMI 18.5 से लेके कितना हो 24.9 के बीच में, वो हेल्दी डाइट में है। बस इतना आप याद रखिए। अब हेल्दी डाइट का मतलब BMI का, हम BMI के थ्रू हम समझने की कोशिश करें। BMI में कहा गया है कि जिसका BMI 18.5 से लेकर 24.9 तक आएगा वो व्यक्ति नॉर्मल कैटेगरी में है, यानी स्वस्थ है। ये एक फॉर्मूला है जिसमें हमको चाहिए किसी व्यक्ति का हाइट, वेट और हाइट। अगर वेट और हाइट मिल जाती है, हाइट का स्क्वायर है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं BMI। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का मतलब है अल्पाहार। अल्पाहार क्या करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं, भोजन ना खा के क्या करते हैं, भोजन ना खा के उसको स्किप कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, फास्टिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि कम खाएंगे उससे क्या होगा, हम स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। ये एक धारणा है जो कि काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ईटिंग टू लॉस ये लोग करते क्या हैं, कम खाना शुरू कर देते हैं, पानी पीना ज़्यादा शुरू कर दें, स्किपिंग मील्स करते हैं, नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये सही नहीं है, उचित नहीं है। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग मतलब लोग क्या करते हैं, अपने वेट लॉस करने के चक्कर में क्या करते हैं, ये सारे फंडे अपनाते हैं जो कि कहीं ना कहीं शरीर के लिए खतरनाक हैं। अब देखिए फूड इंटॉलरेंस है। फूड इंटॉलरेंस का मतलब ऐसे सर्टन फूड जो हैं बॉडी प्रॉपरली ऑब्जॉर्ब्ड नहीं कर पाती या फिर उसको पचा नहीं पाती, ठीक है। अब इनको काजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ यही है कि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ अब्सेंस है। किसका अब्सेंस है? एंजाइम्स का अब्सेंस है, ठीक है। या अब्जॉर्ब करने में, या जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं, पाचन तंत्र इतना अच्छा नहीं है कि उसको तोड़ सके। अब इसमें सिम्टम्स क्या देखने मिलते हैं? वॉमिटिंग होता है, सर दर्द होता है, स्टमक पेन होता है, ठीक है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ फूड एंड सोल। हम वो कुछ खाने को बंद कर देते हैं या नहीं खाते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह लेके थोड़ा थोड़ा करके उसको खाते हैं। अब देखिए लास्ट इसमें टॉपिक है फूड मिस। फूड मिस मतलब भोजन संबंधित कुछ उनसे जो अवधारणाएं फैली हैं जो कि सही नहीं है और पूरे वर्ल्ड में फैली हैं। तो ऐसी अवधारणाएं जो हैं फूड के रिलेटेड बहुत जगह फैली हैं। जैसे पोटैटोज मेक्स अस फैट, यानी हमको मोटा कर देता है। जो आलू है हमें मोटा कर देता है। ऐसा नहीं है, कि अगर हम उसकी मात्रा को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। और कैलोरीज आर कैलोरीज, जैसा कि मैंने बताया कि कैलोरीज है, कैलोरीज कहीं से भी मिले। फैट फ्री प्रोडक्ट हेल्प टू रिड्यूस वेट। ऐसा कहा गया है कि फैट फ्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारा वेट रिड्यूस करते हैं, तो ऐसा भी संभव नहीं है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग मेक्स अस फैटी, ऐसा लिखा गया है कि हम पानी पी ले तो खाना खाने के तो हम मोटे हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बारे फूड मिस हैं जो अवधारणा है, ठीक है। एक्सरसाइजिंग मेक्स यू ईट मोर, यानी हम अगर एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पे, कह रहा है कि एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ सर्च में कहा गया, कुछ रिसर्च भी हुई जिसमें कहा गया जो कम एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं वो भी ज़्यादा खाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पिरिट्स। इसमें समझिएगा, इसमें पहला जो टॉपिक है इसमें मोटर डेवलपमेंट। अब कहते क्या है मोटर डेवलपमेंट? मोटर डेवलपमेंट refers to the development of child bones, muscles and ability to move around the manipulate the environment, यानी जो आपके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर दे। मोटर डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली समझिएगा किसी बच्चे के बोन्स का डेवलपमेंट है, किसी बच्चे के मसल्स का डेवलपमेंट है, ठीक है। और उसके वातावरण में भी परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का क्वेश्चन समझ गए होंगे। मोटर डेवलपमेंट मीन्स बोन्स का डेवलपमेंट और मसल्स डेवलपमेंट, जो उसके चारों तरफ का वातावरण है उसमें भी परिवर्तन। दो तरीके का होता है, ग्रॉस एंड फाइन। ग्रॉस में हमेशा क्या होता है, हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें लॉन्ग मसल्स डेवलप्ड होते हैं, जैसे जंपिंग, रनिंग, है ना,
जंप करने में क्या लॉन्ग मसल्स इन्वॉल्व होती है ना। और फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, छोटी मसल्स जो स्मॉल मसल हैं, स्मॉलर मसल्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। तो हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें उनका डेवलपमेंट हो, जैसे कि राइटिंग या कैचिंग बोलें, है ना, या स्पीकिंग बोलें या ईटिंग बोले, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें स्मॉल मसल डेवलपमेंट है। अब मोटर डेवलपमेंट के कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं, जैसे इनफेंटहुड या फिर अर्ली, ये 0 से 2 साल के बच्चों के लिए है। अर्लीहुड 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। फिर इसके बाद देखें मिडिल एज 7 से 10 साल वालों के लिए, और लेटर एज। इसमें अलग अलग स्किल्स डेवलप करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो अलग स्किल्स डेवलप करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी स्किल्स और भी अच्छी हो जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है मोटर डेवलपमेंट है, जो विकास है ना, मोटर डेवलपमेंट का मतलब गामक क्षमता, यानी जो भी मसल्स डेवलपमेंट है, बोन्स डेवलपमेंट है, उसमें क्या क्या इफेक्ट हैं पढ़ सकते हैं। जैसे कि जेनेटिक, है ना, जेनेटिक फैक्टर्स भी पढ़ सकते हैं, और वो भी एक फैक्टर हैं जो जेनेटिक तौर पे होते हैं, आनुवांशिक रूप से उन पे प्रभाव पड़ जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना, वातावरण कैसा है, अच्छा वातावरण होना चाहिए, घर का जो वातावरण भी वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इस फूड और न्यूट्रिशंस भी ज़रूरी है उनके लिए। ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा भी कहीं ना कहीं उन पर इफेक्ट डालती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने डिस्कशन किया। इसके बाद कुछ ग्रोथ के लिए गाइडलाइंस हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। छोटे बच्चों को टीवी मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा 1 से 2 साल के बच्चों को टीवी कम से कम देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, क्राउलिंग करते हैं। 3 से 7 साल के बच्चे डेवलपमेंट के 60 मिनट कुछ और भी एक्टिविटी करते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करने लगते हैं मिडिल एज वाले बच्चे, और फिर एडोलेसेंस में वो थोड़ा समझदार हो जाते हैं, तो अपने आप को सोशल वैल्यूज़ के साथ साथ अपनी मसल्स को भी डेवलप करते हैं। फिर 19 यानी प्लस एडल्टहुड में कहें तो वो जाहिर सी बात है इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, इन सब की बात करने लगते हैं, और अपने मसल्स को और भी ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं, और उनकी एबिलिटी या बोले कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। ये जो है ये गाइडलाइंस हैं डेवलपमेंट की। अब देखिए कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले नौकनी है। नौकनी में क्या होता है, नीज़ आपस में टकराने, टच करने लगती हैं या ओवरलैप करने लगती हैं। जब वो खड़े होते हैं तो उनकी नीज़ आपस में, यानी घुटने आपस में टकराने लगते हैं। नौकनी का मतलब घुटने आपस में टकराना, नौकनी यानी घुटनों का टकराना। फ्लैट फूट, अब समझिए फ्लैट फूट जो है, ये तलवे का चपटा हो जाना, यानी जो हमारे पैर के तलवे हैं वो आपस में एक आर्क बनना होना चाहिए, लेकिन आर्क नहीं बनता है, तो आर्क का पतला हो जाना, ये नो आर्क यानी आर्च रह जाता है फीट में। ये वीक मसल्स के कारण होता है। अब राउंड शोल्डर, यानी शोल्डर के आगे की तरफ राउंड हो जाना, यानी मुड़ जाना, घूम जाना, आगे की तरफ बेंड हो जाना। नेक्स्ट देखिए लाइडोसिस। लाइडोसिस देखिए, लाइडोसिस में क्या होता है, जो लंबर रीजन होता है, ये लंबर रीजन कहाँ पे होता है, जो बटेक्स है ना, उसके ऊपर का एरिया, वो इनसाइड, ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है अंदर, ये ऐसे इनसाइड। ये मान लीजिए बैकबोन है, सबसे नीचे जहाँ पे हल्का सा कर्व होता है और ज़्यादा, जो स्टमक के पीछे का एरिया, समझ लीजिए बस इतना। स्टमक है ना, पेट के पीछे का एरिया जो बैकबोन से जुड़ा है, वो और इन आ जाता है, तो पेट और अंदर बाहर की तरफ आ जाता है। काइफोसिस, काइफोसिस क्या होता है, जो थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन कहाँ पे होता है, सर्वाइकल के नीचे। सर्वाइकल यानी हेड वाला एरिया, उससे नीचे वाला शोल्डर के पास वाला, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है आगे की तरफ। ठीक है, फॉरवर्ड का वो ले लेता है, तो इसको राउंड, देखिए अपर, इसको राउंड अपर बैक भी बोलते हैं। बो लेग्स अपोजिट है नौकनी का, नौकनी घुटनों का लड़ने का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, बो लेग्स में गैप हो जाता है नीज के बीच, यानी घुटनों के बीच गैप हो जाता है, वाइड गैप हो जाता है, जिसमें चलने में बहुत दिक्कत होती है। स्काइलोसिस में एस शेप बना लेते हैं, एस शेप। स्काइलोसिस एस से याद रखिए, जो स्पाइनल बोन है ना हमारी, वो लेफ्ट या राइट टर्म ऐसे जिगजैग जो है टर्न हो जाती है, और ये किस वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से। और क्या कमी है, और हो सकता है ज़्यादा वेट ले लिया हो एक साइड। अब देखिए वुमन पार्टिसिपेशन भारत में छोड़िए, बहुत जब ओलंपिक गेम्स हुआ 1896 में, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ये पहले वाले ओलंपिक में पार्टिसिपेशन वुमन नहीं हुआ। 1900 में वुमन पार्टिसिपेशन हुआ, तो इसका मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत देर में शुरू हुआ। फिर हमारे क्यों लेस पार्टिसिपेशन है, ये टॉपिक था
कि लेस पार्टिसिपेशन वुमेंस का क्यों है, तो इसका कारण यही है, कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जैसे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस कम होना, आत्मविश्वास कम होना, या फिर सोशल जो भी सोशल होना चाहिए, उनके उनके सोशल जो उनका हेल्प मिलना चाहिए समाज की तरफ से वो नहीं मिल पाता है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें। वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें सपोर्ट करने चाहिए। कुछ कोचेस भी की संख्या भी कम है, ऐसे स्कूल्स भी कम हैं जो केवल फीमेल्स के लिए, पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए ही सिखाती हूँ। इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या और होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, टेस्ट और मेजरमेंट। इसमें दो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे मोटर डेवलपमेंट और सीनियर सिटीजन टेस्ट। अब मोटर डेवलपमेंट में कौन कौन से टेस्ट हैं, जैसे 50 मीटर। अब इसका पर्पज़ क्या है, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। ये पूछेगा पक्का 100% पूछेगा कि आप 50 मीटर का क्या पर्पज़ है, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। दूसरा देखिए 600 मीटर रन एंड वॉक। इसमें देखिए क्या है, इंडोरेंस। इसका पर्पज़ क्या है, इंडोरेंस। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस भी कहीं कहीं लिखा होता है, हृदय क्षमता को जानने के लिए, तो इंडोरेंस है। अच्छा, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स कहीं हैं। इसमें थर्ड देखिए सिट एंड रीच। सिट एंड रीच के लिए क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। सिट एंड रीच के लिए क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जिसमें बॉक्स के आगे वो क्या हाथ बढ़ाते हुए ले जाते हैं। पास्कल कर्ल टेस्ट, ये किस लिए है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस के लिए, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है पुशअप्स। पुशअप्स है बॉयज़ के लिए और मॉडिफाइड पुशअप्स है गर्ल्स के लिए। ये किस लिए है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट के लिए जाइए, मॉडिफाइड पुशअप, जिसमें नी जो है होल्ड पोजीशन यानी ठहराव पोजीशन होते हैं, ये अपर बॉडी इंडोरेंस के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में क्या करना होता है, इसमें हम जंप करते हैं खड़े एक जगह खड़े होकर, और ये इसका पर्पज़ क्या है, मेजर्स लेग स्ट्रेंथ। इसके बाद देखिए लास्ट 4x10 मीटर शटल रन। ये इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य मेन है कार्डियोवास्कुलर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड एजिलिटी। ठीक है, इसमें लिखा है स्पीड एंड एजिलिटी, लेकिन मेन इसका पर्पज़ है एजिलिटी। ठीक है, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। इसमें हम रन करते हैं 4x10। ठीक है, इसमें हमेशा भी याद रखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें पूछेगा कि कितने मीटर दूरी तक वो रन करने जाना होता है, और कितने वुड को, 2 वुड होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, जैसे ये 2 लाइन है, इसके एक तरफ ये 10 मीटर का एरिया है, इस तरफ जाना है आपको, एक वुड का टुकड़ा लेके फिर वापस आना है, फिर जाना है, फिर आ जाना है, तो इसीलिए इसका नाम है 4x10 शटल रन। ठीक है, अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को किसने बनाया, अप्रोहा ने बनाया 1943 में, एरोबिक फिटनेस को चेक करने के लिए। इसको एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी बोलते हैं, एरोबिक फिटनेस टेस्ट को जानने के लिए। और टेस्ट का पर्पज़ क्या था, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट का चेक करना। ठीक है, या फिर एरोबिक फिटनेस को चेक करना। पर्पज़ क्या है हार्वर्ड टेस्ट का, हार्वर्ड टेस्ट का पर्पज़ है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को जानना या एरोबिक फिटनेस को जानने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट हम चाहिए, एक बेंच चाहिए 20 इंच चाहिए जिसकी हाइट मेन के लिए, और वुमेंस के लिए 16 इंच, 16 चाहिए वुमेंस के लिए और 20 चाहिए मेन के लिए। प्रोसीजर क्या है, इसमें प्रोसीजर हम 5 मिनट तक ये एक्टिविटी करते हैं, और गो बोलने पे लगातार आपको स्टेपिंग करनी है बॉक्स के ऊपर। ठीक है, और हमको जो हार्ड रेट लेनी है ये 5 मिनट के बाद लेनी है। हार्ड 5 मिनट के बाद हम कैसे लेंगे, पहले लेंगे 1 से 1.5 मिनट के बाद, फिर 2 से 2.5 मिनट के बाद, फिर 3 से 3.5 मिनट के बाद हम हार्ट रेट देते हैं, उसको जोड़ के फिर फार्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं फिटनेस इंडेक्स। अब रॉकफोर्ट 1 मिल टेस्ट V2 मैक्स। रॉकफोर्ट 1 मिल का क्या पर्पस है, VO2 मैक्स देना यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। रॉकफोर्ट 1 मिल यानी 1609 मीटर चलना होता है, जिसमें जाने के बाद एक ट्रैक होना चाहिए जिस पे वो वॉक करते हैं। इसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उनका स्कोर निकालते हैं इंडेक्स से। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स है, ये बहुत बार पूछा गया। अगर आपसे पूछे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये है लॉन्ग टर्म निकालने के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए ये है फार्मूला। एक बार ये देख लेंगे, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद देखिए सीनियर सिटीजन, रिकी जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। रिकी जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट जो है 2001 यानी 2001 में बना था। सीनियर सिटीजन टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है, उनके अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए टेस्ट। पहले देखिए चेयर स्टैंड टेस्ट, जो कि किसके लिए है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है। दूसरा देखिए टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट, ये किस लिए है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ जानने के लिए है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चेयर सीट एंड रीच टच। नेक्स्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए है। नेक्स्ट देखिए टेस्ट है बैक स्ट्रेच टेस्ट, ये अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए फिर है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ये एजिलिटी टेस्ट के लिए है। फिर 6 मिनट वॉक टेस्ट, एरोबिक इंड्योरेंस के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसमें 6 मिनट वॉक करना होता है, जो जितनी दूरी पे जाना है उस कैलकुलेट नोट कर लिया जाता है। अब लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। लास्ट टॉपिक है आपका बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको पता है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स से क्या फ़ायदा है। बायोमैकेनिक्स एक तरीके का बायोमैकेनिक्स, यानी बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, जो जीवित वस्तुएं हैं, और मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स से रिलेटेड, यानी जो भी फोर्सेस अप्लाइड होते हैं जीवित व्यक्तियों पर। यानी एक जीवित, जैसे हम हैं, अगर कोई जीवित व्यक्ति है और वो मूवमेंट करता है तो उस पर बहुत सारे प्रेशर्स या बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड होते हैं। ठीक है, तो इन फोर्सेस की स्टडी हम करते हैं बायोमैकेनिक्स में। बायोमैकेनिक्स क्यों ज़रूरी है? बायोमैकेनिक्स से हमारी टेक्निक्स इंप्रूव होती है, एथलीट अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव कर सकता है, इंजरीज़ को कम कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना। अब बोलेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये इससे पक्का 100% क्वेश्चन आएगा। फ्लैक्शन का मतलब होता है एंगल का कम होना, डिक्रीज होना। यानी जैसे दो बोन्स हैं, बिग बोन्स हैं, उनके बीच का एंगल कम होना वो फ्लैक्शन कहलाता है। और इसी का अपोजिट है एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, दो बोन्स, इनके बीच का एंगल इंक्रीज होता है। दो बिग बोन्स के बीच, बड़ी बोन्स के बीच, लॉन्ग बोन्स के बीच एंगल का इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना क्या कहलाता है? एक्सटेंशन। अब देखिए नेक्स्ट है एडक्शन। एडक्शन में क्या होता है, जो मिड लाइन है हमारी, उसकी तरफ, जैसे मान लीजिए ये हमारा सर है, ये पैर हो गया, तो ये मिड लाइन है। और हाथ जो है ये है हमारे हाथ, और ये हाथ नीचे की तरफ आ जाए मिड लाइन की तरफ, है ना। तो ये क्या कहलाता है? मिड लाइन की तरफ बढ़ जाना, ये कहता है एडक्शन। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब अबडक्शन क्या होता है? अबडक्शन में क्या है? अपोजिट, यानी हाथ नीचे से ऊपर की तरफ चले जाना, ये क्या कहलाता है? अबडक्शन। अवे फ्रॉम द मिड लाइन से दूर की तरफ चले जाना। तो थैंक यू बच्चों। न्यूटन्स लॉ अभी लास्ट है, इसमें न्यूटन्स लॉ, मुझे लगा कि ये टॉपिक क्लियर हुआ, लेकिन न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, आइजैक न्यूटन ने इसको दिया था, और इसमें इन्होंने 3 लॉ बनाए हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनिशिया के नाम से जानते हैं, इसमें कोई वस्तु अपनी स्थिति में तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो रुक जाती है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में है, लॉ ऑफ इनिशिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि फुटबॉल अगर रखा है, अगर उस पर किसी ने किक किया है, पेनल्टी शूट आउट पे रखी है और किक किया, तो बॉल जाएगी आगे की तरफ, और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो नहीं रुकेगी। ये लॉ ऑफ इनिशिया में कहा गया। दूसरा लॉ है, अब यह देखिए, कहीं ना कहीं दूसरे लॉ में ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं मास एक्सेलरेशन पे निर्धारित करता है। ठीक है, तो फोर्स उस पर अप्लाई होता है। जैसे कोई वस्तु है, मान ली कोई वस्तु है, उस पर फोर्स अप्लाई हो तो वो फोर्स के अकॉर्डिंग ही मूव करेगी, है ना। ऐसे दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए कोई 1 kg की है और कोई 5 kg की है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा, और फोर्स लगभग दोनों में सेम हो, बराबर हो, तो एक्सेलरेशन कम वाले का ज़्यादा होगा, और जिसका वेट ज़्यादा है उसका कम होगा। तो कहीं ना कहीं वेट एक्सेलरेशन पे निर्धारित करता है फोर्स। अब न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, अपोजिट रिएक्शन होता है। द लॉ स्टेट द फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से हम जानते हैं। इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे बास्केटबॉल पे हम क्या करते हैं, ड्रिबल करते हुए जाते हैं, ठीक है, या फिर वॉक करना, या शूट करना, जैसे कि हम शूट करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आता है, या स्विमिंग, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो थैंक यू। इसको एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मेरा उद्देश्य यही था। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।